हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करेंगे इमरजेंसी प्रोविज़न को, जितना भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, जितना आर्टिकल है और जहां से मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सीएपीएफ एसी में, उस हर एक डायमेंशन को हम लोग यहां पे कवर करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट होगा सीएपीएफ एसी 2026 एग्ज़ाम के लिए। पूरा प्रीवियसली भी हम लोगों ने बहुत सारे जो पॉलिटी के कॉन्सेप्ट हैं, चाहे फंडामेंटल राइट हो, डीपीएसपी हो, है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, पूरे हम लोग कवर करते हुए आ रहे हैं। तो उसी रेस्पेक्ट में आज हम लोग कवर करेंगे इमरजेंसी प्रोविज़न को। क्लियर है? तो कोई भी डाउट रहता है तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लो। यहाँ पे पूरा पीडीएफ, इनिशिएटिव, हर चीज़ यहाँ पे अपडेट हो जाता है। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं इमरजेंसी प्रोविज़न को। और इमरजेंसी प्रोविज़न के डायरेक्टली आर्टिकल में आने से पहले सबसे पहले ये समझते हैं कि इमरजेंसी प्रोविज़न क्या है और इससे रिलेटेड क्या क्या ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे हमें समझना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट जो हैं 18 पार्ट में इमरजेंसी प्रोविज़न के बारे में प्रोवाइड किए गए हैं, प्रोविज़न लिखे गए हैं, जो कि आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 के बीच जितना भी आर्टिकल है ये पूरा डेडिकेटली होकर इमरजेंसी प्रोविज़न के बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। द इमरजेंसी प्रोविज़न हैज़ बिन बोरो कहाँ से लिए गए हैं ये भी याद रखना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 का है वहाँ से इमरजेंसी प्रोविज़न को लिखे गए हैं। और ये जो इमरजेंसी प्रोविज़न क्या होता है, जब भी लागू होता है तो जो फेडरल कैरेक्टर होता है इंडिया का, वो डायरेक्टली यूनिटरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब फेडरल कैरेक्टर क्या होता है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, लोकसभा गवर्नमेंट है, इन दोनों के पावर डिवीज़न है, इसको सेंट्रल क्या बोलते हैं, इसको फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। लेकिन अगर सपोज करो कि एकदम सेंट्रल ही गवर्नमेंट है और पूरा पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज करते हैं, तो उसको हम लोग यूनिटरी गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है? तो जब इमरजेंसी प्रोविज़न लगता है तो जितना भी स्टेट का रोल होता है वो डायरेक्टली किसके अंदर आ जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ जाते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि इट कन्वर्ट्स द फेडरल स्ट्रक्चर इनटू अ यूनिटरी विदाउट, है ना, विदाउट अ फॉर्मल अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविज़न है यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जब भी इमरजेंसी प्रोविज़न जो है इम्प्लीमेंट होता है कंट्री में, तो जितना भी स्टेट का जो स्ट्रक्चर है या फिर स्टेट का जितना भी पावर है डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज करते हैं। जैसे कि और अगर बात करोगे इमरजेंसी प्रोविज़न जब होता है तो फंडामेंटल राइट तक को यहाँ तक भी सस्पेंड कर देते हैं। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी प्रोविज़न बारो फ्रॉम कहाँ से लिए गए हैं इसको, और वेमार कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। इवन आर्टिकल जो 19 होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसको भी यहाँ तक सस्पेंड कर देते हैं जब नेशनल इमरजेंसी लगता है। तो क्लियर? एक बेसिक हम लोग यहाँ पे ओवरव्यू लिए हैं। और देखो इमरजेंसी जब लगता है तो 3 तरह के इमरजेंसी जिसे हमें अभी डिस्कस करना है। एक इमरजेंसी होता है नेशनल इमरजेंसी, दूसरा लगता है प्रेसिडेंट रूल, है ना, जिसे हम लोग स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं, और तीसरा लगता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। 3 तरह के इमरजेंसी हैं, उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट इमरजेंसी होता है वो नेशनल इमरजेंसी है। उसके बाद आता है ये वाला प्रेसिडेंट रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी, फिर लास्ट में इंपॉर्टेंट होता है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है। तो मेजरली जो क्वेश्चन देखने को मिलता है या तो नेशनल इमरजेंसी से देखने को मिलता है या फिर स्टेट इमरजेंसी से देखने को मिलता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी से आता है लेकिन बहुत ही कम, रेयर टाइप ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है? तो अभी तक हम लोगों ने 3 ही इमरजेंसी डिस्कस किए हैं। उसमें से जो आर्टिकल 352 है ये बताता है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी लगेगा तो क्या क्या इम्फेक्ट होने वाला है, क्या क्या उसका कॉन्सिक्वेंसेज होगा, कौन इसको नेशनल इमरजेंसी को रिवोक कर सकते हैं, इस सब चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन ब्रीफली यहाँ पे समझ लो आर्टिकल। तो जो आर्टिकल 352 है ये बताता है कि नेशनल इमरजेंसी लगेगा, कब लगेगा, ड्यूरिंग वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहे हैं या फिर आर्म रेबेलियन हो रहे हैं, तब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे नेशनल इमरजेंसी। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, जैसे कि अभी के रेस्पेक्ट में मणिपुर में अभी क्या है, वायलेंस हुआ। अब मणिपुर में वायलेंस हुआ है तो उस रेस्पेक्ट में नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि जो नेशनल इमरजेंसी लगता है तो दूसरे कंट्री के साथ वार हो रहे हैं उस केस में लगता है। अगर एक्सटर्नल एग्रेशन का सिनारियो देखने को मिल रहा है या फिर रेबेलियन हो रहे हैं एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से, तो वहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगता है। अब जैसे मणिपुर में वायलेंस हुआ तो वो एक इंटरनल रेबेलियन है और इंटरनल रेबेलियन के लिए हम लोग स्टेट इमरजेंसी लगाते हैं। ठीक है? प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं जो कि आर्टिकल 356 में डिफाइन है। ड्यू टू फेलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन द स्टेट, तो वहाँ पे हम लोग प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं या फिर स्टेट इमरजेंसी
डिक्लेयर करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि अभी हम लोग मणिपुर का ले सकते हैं, ठीक है। फिर आर्टिकल जो 360 है ये फाइनेंशियल इमरजेंसी का बात करते हैं। अगर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो रहा है ना, जो एक वैल्यू चाहिए या फिर एक क्रेडिट चाहिए इंडिया के पास, उतना क्रेडिट इंडिया के पास है नहीं जिससे वो फाइनेंशियली सस्टेन कर सके, तो इस रेस्पेक्ट में क्या लगाए जाते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाए जाते हैं, जो कि आर्टिकल 360 को डील करते हैं। आर्टिकल 360 क्लियर है क्या? इतना समझ आ गया? बेसिक हम लोग यहाँ पे कवर कर लिए कि क्या है इमरजेंसी, कितने टाइप के इमरजेंसी होता है पूरा। अब क्या करते हैं कि 1 बाय 1 करके पूरे इमरजेंसी को समझते हैं। पहले नेशनल इमरजेंसी को कवर करेंगे, फिर उसका देखेंगे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इम्पेक्टेड क्या होते हैं, प्लस क्या क्या ऐसे लीगल प्रोविज़न हैं हर एक रेस्पेक्ट में। स्टार्ट करते हैं हम लोग नेशनल इमरजेंसी के बारे में, जो कि आर्टिकल 352 जो है ये डिस्कस करता है। सबसे पहले वही है कि जो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने का अथॉरिटी है वो है प्रेसिडेंट के पास होता है। डिक्लेयर कर सकते हैं या फिर वार के केस में, एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म रेबेलियन के केस में, ठीक है। अगर ऐसा भी लगता है, ध्यान से सुनना क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं CAPF में, अगर ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट को कि अगले 1 महीना में या फिर उसको जो सिनेरियो, इंडिया का सिनेरियो देख के प्रेसिडेंट को लग रहा है कि यहाँ पे इमरजेंसी लाइक सिचुएशन बन सकता है, जिस तरीके से इंडिया का सिचुएशन हो रहा है या फिर वार का एक्सटर्नल एग्रेशन देखने को मिलता है, तो इमरजेंसी क्या है, पहले ही डिक्लेयर करने का अधिकार है प्रेसिडेंट के पास। उसको लग रहा है कि इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहिए तो पहले ही डिक्लेयर कर सकते हैं, ये इम्यून होता है। कैन एक्ट इवन बिफोर अक्रेंस इफ देयर इज ए इमीडिएट डेंजर, अगर लगता है कि नेशनल सॉवरेनिटी को डेंजर है, इंटीग्रिटी को डेंजर है या फिर हम पहुंचा सकते हैं, तो पहले ही नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट समझना है यहाँ पे। फिर एक्सटर्नल इमरजेंसी जैसे कि वार हो गया, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, लेकिन अगर इंटरनल इमरजेंसी हो रहे हैं तो उस केस में नहीं लगता। देखो क्या बोला है यहाँ पे, जो 38 अमेंडमेंट एक्ट है 1975 का, यहाँ पे बोला है कि अलाउ डिफरेंट प्रोक्लेमेशन बेस्ड ऑन दिस ग्राउंड वेदर और नॉट वन ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये बोले गए हैं। फिर 72 अमेंडमेंट में क्या बोले हैं कि प्रोक्लेमेशन कैन अप्लाई टू द इंटायर कंट्री ऑन और पार्ट ऑफ इट। तो जो इंटरनल इमरजेंसी है एट प्रेजेंट, ये समझो इंटरनल इमरजेंसी अलग होता है, एक्सटर्नल इमरजेंसी अलग होता है। इंटरनल इमरजेंसी मतलब किसी पार्ट में, जैसे कि मणिपुर में लगा है तो उसको इंटरनल इमरजेंसी बोलोगे। एक्सटर्नल इमरजेंसी मतलब क्या होता है, कोई दूसरे कंट्री इंडिया के ऊपर अटैक कर रहा है तो वहाँ पे फुल जो है नेशनल इमरजेंसी लगता है। लेकिन यहाँ पे कुछ डिस्कशन यहाँ पे हुआ है कि जो इंटरनल इमरजेंसी है ये क्या इंडिया के कुछ पार्ट में लगाना चाहिए, जैसे कि मणिपुर में हुआ है तो मणिपुर में ही लगाए कि पूरे कंट्री में लगाए। तो इसके रेस्पेक्ट में अमेंडमेंट हुआ है, वो यही अमेंडमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि 42nd अमेंडमेंट में क्या बोले हैं कि प्रोक्लेमेशन कैन अप्लाई टू इंटायर कंट्री और पार्ट ऑफ इट, ये बोले गए हैं कि जो इंटरनल इमरजेंसी होगा या तो पूरा इंटायर कंट्री में लगा सकते हो। कैसे इंटायर कंट्री में, अगर मणिपुर में अगर वायलेशन हो रहा है, अगर उसका इम्पैक्ट पूरे कंट्री में पड़ता है तब पूरे इंटायर कंट्री में लगा देते हैं। लेकिन जो मणिपुर में अभी वायलेंस हुआ है वो तो उसी कंट्री में, उसी स्टेट में देखने को मिला है, तो बाकी कंट्री जो बाकी स्टेट हैं उसमें लगाने की ज़रूरत क्या है। वहाँ पे मणिपुर में इंटरनेट शट डाउन करोगे है ना, लेकिन बाकी स्टेट है वहाँ पे क्यों करोगे, क्योंकि वहाँ पे तो इम्पैक्ट ही नहीं है। तो ये बोले गए हैं 42nd अमेंडमेंट में। फिर जो है 44 अमेंडमेंट में क्या किए गए हैं कि इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस किए गए हैं विथ आर्म रेबेलियन, ठीक है। रिप्लेस इंटरनल डिस्टर्बेंस विथ आर्म रेबेलियन। तो अभी हम लोग जो पढ़ते हैं आर्म रेबेलियन, ये पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस थे, अभी के रेस्पेक्ट में आर्म रेबेलियन है, टर्म को यहाँ पे ऐड किए गए हैं। क्लियर, समझ आ गया इंटरनल इमरजेंसी के रेस्पेक्ट में। फिर देखो एक्चुअली जो इमरजेंसी लगेगा तो ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे कैबिनेट का कोई रोल नहीं बताए गए हैं। तभी तो जब 1973 में जब इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट में इमरजेंसी लगा तो डायरेक्टली वही क्या कर दिए गए, जो प्राइम मिनिस्टर बने थे तो वही जो डायरेक्टली क्या लगा दिए गए, नेशनल इमरजेंसी लगा दिए गए विदाउट कैबिनेट गवर्नमेंट के सलाह से या फिर उसका प्रपोजल से। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन ही नहीं है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। फिर इसी को देखते हुए इमरजेंसी लगाया, तो उसको देखते हुए 44 अमेंडमेंट किए गए 1978 में, ठीक है। तो द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एन इमरजेंसी ओनली ऑन रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट। तो जब 1975 में इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट में इमरजेंसी लगा दिए गए
तो उसको लगा कि ये तो डायरेक्टली मनमानी तरीके से कोई भी लगा सकते हैं, या फिर अगला प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो वो भी क्या है अपने तरीके से इमरजेंसी लगा देंगे, उसको लगा तो जब फिर 1978 में 44 अमेंडमेंट आया, उसमें बोले गए कि भैया इमरजेंसी लगाओगे लेकिन कैबिनेट जो मिनिस्टर है, कैबिनेट में जो पोर्टफोलियो है, कैबिनेट में जो लोग हैं उसका रिटर्न रिकमेंडेशन चाहिए, रिटर्न वहाँ पे रिकमेंडेशन चाहिए होता है, ठीक है, तो तब वहाँ पे इमरजेंसी लगाओगे, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया था, इसलिए इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने क्या है डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर जो बने थे वही लगा दिए इमरजेंसी। फिर अगर पार्लियामेंट्री अप्रूवल का बात करोगे तो अप्रूवल रिक्वायर होगा विद इन 2 मंथ, ये ओरिजिनली लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। ओरिजिनली और अमेंडमेंट के बाद एट प्रेजेंट क्या है, ये दोनों को याद रखना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और दोनों को पूछ देते हैं फिर, ठीक है। तो ओरिजिनली याद रखना, ओरिजिनली जो है वो 2 मंथ के लिए ही बोले गए हैं कि इमरजेंसी लगाओगे तो 2 मंथ के अंदर वहाँ पे अप्रूवल होना चाहिए। लेकिन 44 अमेंडमेंट में क्या किए गए हैं, इसको 1 मंथ कर दिए गए हैं, वो भी दोनों हाउस में, बोथ हाउस, लोकसभा राज्यसभा में, क्योंकि इमरजेंसी का प्रोविज़न है, टर्म ही खुद बोल रहे हैं इमरजेंसी। अब इमरजेंसी के लिए 2 मंथ लगाओगे तब तो फिर सिचुएशन जो है और ज़्यादा ही वास्ट हो जाएंगे। तो 1 मंथ के लिए यहाँ पे अप्रूवल, यहाँ पे टाइम पीरियड जो है फ्रेम किए गए। अगर सपोज करो मान लो दोनों हाउस का यहाँ पे बोले गए हैं, है ना, कि दोनों हाउस क्या होने वाले हैं, अप्रूव करेंगे 1 मंथ में। सपोज करो अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गया तो इतना पता है कि जो राज्यसभा है वो कंटिन्यू मेंबर है, वो डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन लोकसभा तो डिसॉल्व होता है। अगर ये डिसॉल्व हो गया तो इसमें बोले गए हैं कि अगर लोकसभा डिसॉल्व होता है तो द प्रोक्लेमेशन सर्वाइव फॉर 30 days फॉर इट्स फर्स्ट सिटिंग आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन, प्रोवाइड राज्यसभा अप्रूवल इन द मीन टाइम। तो उस समय क्या होगा कि जो राज्यसभा है उसका अप्रूवल यहाँ पे लगने वाले हैं, और ये सर्वाइव होने वाला है 30 day फॉर इट्स फर्स्ट सिटिंग आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। कब तक सर्वाइव होने वाला है कि जब तक वो रिकॉन्स्टिट्यूशन ना हो जाए, मतलब जैसे कि लोकसभा बनेंगे, डिसॉल्व होगा तो नया लोकसभा तो आएंगे, तो उससे 30 days है ना, 30 दिन पहले तक ये सर्वाइव करेगा। अब 30 दिन तक सर्वाइव करेगा तो उसका मतलब क्या है, तो 30 दिन तक सर्वाइव करेगा तो उसके बदले में जो राज्यसभा है ये अप्रूव कर देंगे, ठीक है। समझ आ गई ये चीज़ पार्लियामेंट्री अप्रूवल का। और इसमें से ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है वो सिंपल मेजोरिटी से होगा, जैसे कि अप्रूवल यहाँ पे दोगे, है ना, लोकसभा से भी राज्यसभा से भी, तो कौन सा एक होता है सिंपल मेजोरिटी, दूसरा होता है स्पेशल मेजोरिटी। तो ओरिजिनली जो है सिंपल मेजोरिटी लिखे गए हैं, लेकिन 44th अमेंडमेंट में इसको क्या कर दिए गए हैं, स्पेशल मेजोरिटी भी कर दिए गए, ठीक है। याद रखना, लास्ट में इसका समरी भी रखा हूँ, मतलब टेबल के फॉर्म में, कि एक बार रिवाइज करोगे तो रिमेंबर हो जाए, ठीक है, क्योंकि अभी डीप में पढ़ रहे हैं तो ये सब चीज़ पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। फिर ड्यूरेशन अगर देखोगे तो इनफाइनाइट लिखे गए हैं विथ एग्जीक्यूटिव अप्रूवल ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन 44 अमेंडमेंट हुआ है उसमें क्या किए गए हैं कि एक्सटेंड टू इंडेफिनाइट किए गए हैं, इन्फिनिटी तक किए गए हैं। अगर जब तक एग्रेशन जो हो रहे हैं वो ठीक तरीके से जो है नॉर्मल सिचुएशन ना हो जाए तब तक बढ़ाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे बढ़ाओगे, ऐसा नहीं है कि एक बार अप्रूवल कर दिए तो पूरा 5 साल के लिए 10 साल के लिए बढ़ा दे रहे हो इमरजेंसी, ऐसा नहीं होता। बढ़ाओगे, है ना, एक्सटेंड करोगे इमरजेंसी को, लेकिन वहाँ पे हर एक 6 मंथ में पार्लियामेंट्री का अप्रूवल चाहिए, पार्लियामेंट अप्रूवल चाहिए हर एक 6 मंथ में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट है कि अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है तब क्या करोगे। इफ़ लोकसभा डिसॉल्व ड्यूरिंग 6 मंथ विदाउट अप्रूवल द प्रोक्लेमेशन सर्वाइव फॉर 30 day फॉर इट्स फर्स्ट सिटिंग आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे भी वही बोले गए हैं कि जो है नया कॉन्स्टिट्यूशन, नया जो लोकसभा या राज्यसभा आएगा तो नया लोकसभा के 30 days पहले आने के 30 दिन पहले तक ये सर्वाइव करेगा, और 30 दिन सर्वाइव करने का मतलब है कि वहाँ पे जो राज्यसभा है वो अप्रूवल कर देंगे, ठीक है। तो ये ड्यूरेशन का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया, 6 मंथ यहाँ पे होता है। उसके बाद एक आता है जुडिशियल रिव्यू, पहले ये समझ लो क्योंकि आगे भी है पूरे जुडिशियल रिव्यू बार बार आएगा। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि कोई भी अगर पीएम है, प्राइम मिनिस्टर या फिर उसका जो कैबिनेट है, अगर इन्होंने नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया है तो जुडिशरी के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो रिव्यू कर सके, वो चेक कर सके कि ये जो इमरजेंसी लगाए हैं कि वैलिड है कि आर्बिट्रेरी तरीके से लगा दिए गए हैं। तो इसको हम लोग जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं
कि जुडिशरी के पास उसको रिव्यू करने का अधिकार है कि वो वैलिड तरीके से लगाए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन थोड़ा ना कर रहे हैं, तो उसको हम लोग जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। ठीक है, तो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जुडिशियल रिव्यू के बारे में मेंशन ही नहीं है, लेकिन 38 अमेंडमेंट में क्या बोले गए हैं कि मेड इमरजेंसी इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। तो इस जो 38 अमेंडमेंट है यहाँ पे बोले गए हैं कि जब इमरजेंसी लगेगा तो सुप्रीम कोर्ट के पास या फिर जुडिशरी के पास कोई भी अधिकार नहीं है उसको रिव्यू करने का। लेकिन उसी के रेस्पेक्ट में जब 44 अमेंडमेंट आया तो उसमें बोले गए हैं कि जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू है, अगर जो है इमरजेंसी लगता है, अगर इनवैलिड तरीके से लगता है तो उसको स्ट्रक डाउन कर सकते हैं, है ना। अगर अमेंडमेंट कर रहे हो या फिर इमरजेंसी प्रोविज़न को रिवोक कर रहे हो तो जुडिशरी के पास ताकत है कि उसको वैलिडिटी या फिर इनवैलिडेट बता सकते हैं, उसको जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। जैसे कि मिनर्वा मिल केस 1980 में है, अलाउ चैलेंजेस टू इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ मलफाइड। देखो जैसे कि इरेलीवेंट या फिर आर्बिट्रेरी तरीके से अगर लगा रहे हो तो आप उसको जुडिशरी में चैलेंज भी कर सकते हो, ये तक बोले गए हैं मिनर्वा मिल केस 1980 में। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू समझ आ गया। तो एट प्रेजेंट अगर स्टेटस देखोगे तो अगर नेशनल इमरजेंसी लगता है तो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आते हैं कि लगाए हो इमरजेंसी, वो ठीक तरीके से लगाए हो कि नहीं। तो अगर इमरजेंसी लाइक सिचुएशन ही नहीं है फिर भी उसमें इमरजेंसी लगा दे रहे हो तो इसको स्ट्रक डाउन कर सकते हैं जुडिशरी। ठीक है, क्लियर। फिर रिवोकेशन पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसको प्रेसिडेंट ही रिवोक करते हैं और नो नीड फॉर पार्लियामेंट्री अप्रूवल। प्रेसिडेंट को अगर इमरजेंसी लगाना है तो सेम वहाँ जो पार्लियामेंट्री अप्रूवल होता है उसका ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट ऐसा नहीं है कि अपने मर्जी से ही लगा दे। जो प्राइम मिनिस्टर होता है, उसका कैबिनेट है, उस सब चीज़ का क्या चाहिए, अप्रूवल चाहिए होता है ना। ये कब समझ आएगा, जब हम लोग पार्लियामेंट पढ़ेंगे, लोकसभा राज्यसभा, तब ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगे पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर जो 44 अमेंडमेंट इसमें क्या बोले हैं, जो है रिवोकेशन के रेस्पेक्ट में, कि लोकसभा कैन पास रिजोल्यूशन टू डिसअप्रूव द कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूएशन। मतलब यहाँ पे बोले हैं कि अगर ठीक है इमरजेंसी लगा दी हो, लेकिन अगर उसको डिसअप्रूव करना है या फिर प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी के हैं अप्रूव कर दिए तो उसको डिसअप्रूव करना है तो लोकसभा में रिजोल्यूशन पास करके उसको डिसअप्रूव भी कर सकते हैं। ये बोले गए हैं किसमें, 44 अमेंडमेंट में। तो यहाँ पे भी बोले हैं कि 1/10 ऑफ द लोकसभा मेंबर कैन गिव रिटन नोटिस टू स्पीकर और प्रेसिडेंट, है ना, एंड अ स्पेशल सेशन मस्ट बी हेल्ड विद इन 14 डेज, सिंपल मेजोरिटी नीड फॉर डिसअप्रूवल। पूरा कॉन्सेप्ट यहीं पे लिख दिए हैं। पहली बात सिंपल मेजोरिटी चाहिए, और अगर डिसअप्रूवल के लिए प्रोविज़न लोकसभा में टेबल रख रहे हो मतलब वहाँ पे 1/10 जो लोकसभा मेंबर है उसको रिटर्न में लिख के देना पड़ेगा कि हम लोग क्या है डिसअप्रूवल के लिए रिजोल्यूशन पास करना चाहते हैं। ठीक है, और उसके लिए जो है 14 दिन के अंदर स्पेशल सेशन बुलाएंगे कि इसको डिसअप्रूव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो रिवोकेशन के समझ में आ गया कि प्रेसिडेंट रिवोक कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे डिसअप्रूव करना है तो किसके पास अधिकार है और कौन से अमेंडमेंट में बोले गए हैं, ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पे कवर कर लिए हैं। फिर इम्पोजिशन अभी के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो 3 टाइम लगा हुआ है, 3 बार। एक जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ है, और दूसरा जब चाइना के साथ युद्ध हुआ है तब, और जो है 1975 ये इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में इमरजेंसी इम्पोज किए तब। तो 3 बार अभी तक जो है नेशनल इमरजेंसी लगा है। जो शाह कमीशन है नोट कर लेना, इंक्वायर किए हैं 1975 इमरजेंसी को एंड डिड नॉट जस्टिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, कि इमरजेंसी इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में लगाए गए हैं वो जो है वैलिड है ये भी नहीं बता पाए, यहाँ पे जस्टिफाई ही नहीं कर पाए। तो कौन सा कमीशन है, शाह कमीशन। किससे रिलेटेड है, इमरजेंसी जो 1975 में लगा है उसके इंक्वायरी के लिए इसको बैठाया गया है। कमीशन को याद रखना है ना, मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं। अब देखो यहाँ तक हम लोगों ने कवर किए हैं कि जो नेशनल इमरजेंसी है कौन लगा सकते हैं, क्या क्या इम्पैक्ट है, कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अब यहाँ पर हम लोग इफेक्ट देखते हैं। अगर नेशनल इमरजेंसी लगाते हो तो नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का पावर डिवीज़न है, रेवेन्यू डिवीज़न है, इन सब में या फिर लेजिस्लेशन है, इस सब में क्या इम्पैक्ट आता है। तो सबसे पहले सेंट्रल स्टेट रिलेशन देखते हैं, उसमें से बात करेंगे हम लोग एग्जीक्यूटिव का। ठीक है, एग्जीक्यूटिव को बात करते हैं तो द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव पावर अलाउ इट टू डायरेक्ट स्टेट ऑन एनी मैटर। मतलब अब जो क्या होगा, जैसे कि एग्जीक्यूटिव हैं, आईएएस बन के जा रहे हैं, आईपीएस बन के जा रहे हैं, जो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है वो डायरेक्टली अब किसके अंडर में आ जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएंगे। प्लस जो नॉर्मल टाइम होता है, ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम द सेंट्रल कैन ओनली गिव डायरेक्शन ऑन स्पेसिफिक मैटर।
नॉर्मल टाइम में क्या होता है कि जो स्पेसिफिक मैटर हैं या फिर जो स्टेट लिस्ट में कुछ लिस्ट हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं, उसका वो प्रोविज़न लगाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाते हैं नॉर्मल टाइम में। लेकिन जब इमरजेंसी लग जाता है तो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट क्या हो जाता है, स्टेट के अंडर में आ जाते हैं। अच्छा उल्टा बोल दिया, स्टेट जो है सेंट्रल में आ जाते हैं। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट आर अंडर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बट नॉट सस्पेंडेड, ये भी याद रखना। जो स्टेट गवर्नमेंट है कंप्लीटली तो आ जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ जाते हैं, पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ के लेजिस्लेचर या फिर स्टेट को ही सस्पेंड कर दो, ऐसा नहीं होता है, उसके अंदर में आते हैं लेकिन सस्पेंड नहीं करते हैं। एग्जीक्यूटिव का समझ आ गया। अब लेजिस्लेटिव में क्या इम्पैक्ट आता है, पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट। कब, जब इमरजेंसी लगा होगा तब, नॉर्मल टाइम में नहीं कर सकते लेकिन इमरजेंसी टाइम में ये प्रोविज़न है। स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट सस्पेंडेड, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, इस पे स्टेट जो लेजिस्लेचर है उसको यहाँ पे सस्पेंड नहीं करते हैं, बट पार्लियामेंट्री गेन ओवर राइट पावर। जो स्टेट लेजिस्लेचर है सस्पेंड न करने के बजाय जो लेजिस्लेचर है उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। लॉ मेड बाय पार्लियामेंट ऑन स्टेट लिस्ट लैप्स 6 मंथ आफ्टर द इमरजेंसी इन। हाँ ये चीज़ बोले हैं कि अगर ठीक है इमरजेंसी लगा है तो जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट वो तो अब इमरजेंसी टाइम लगेगा। अगर सपोज करो इमरजेंसी ख़त्म हो गया तो उसके बाद वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं उसका क्या होगा, तो जस्ट 6 मंथ तक रहने वाले हैं, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा 6 मंथ के बाद, है ना। वार ख़त्म हुआ, जो डिसअप्रूव हो गया, है ना, प्रेसिडेंट जो रूल लगाया है नेशनल इमरजेंसी वो हट गया, तो उसके 6 मंथ के बाद क्या है वो ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाते हैं। इफ़ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन तो क्या होगा, प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस ऑन स्टेट सब्जेक्ट, ये भी याद रखना, है ना। अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, इमरजेंसी लगा हुआ है, पार्लियामेंट सेशन नहीं है, तो प्रेसिडेंट क्या है इशू कर सकते हैं ऑर्डिनेंस ऑन द स्टेट सब्जेक्ट में। और 42nd अमेंडमेंट में क्या बोले हैं कि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन एक्सटेंड टू ऑल स्टेट रिगार्डलेस ऑफ इमरजेंसी स्टेटस। इस चीज़ को तक यहाँ पे बोले हैं कि लेजिस्लेटिव है या फिर एग्जीक्यूटिव जितना भी फंक्शन होता है उसको हम लोग हर स्टेट में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इमरजेंसी स्टेटस रिगार्डलेस ऑफ इमरजेंसी स्टेटस, ठीक है, लेजिस्लेटिव। फिर आता है अगला जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। द प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, मतलब फाइनेंशियल में क्या इम्पैक्ट आएगा ये बोल रहा हूँ। तो जो फाइनेंशियली जैसे कि फाइनेंस कमीशन आता है 14, 15, 16 अभी चल रहा है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर स्टेट गवर्नमेंट को 40% शेयर दे रहे हैं तो उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है फाइनेंशियल कैटेगरी में, है ना। ऑर्डर फ्रॉम प्रेसिडेंट मस्ट बी लेड बिफोर हाउस, ये तो नॉर्मल केस है। क्लियर, इतना समझ आ गया। अब इसके बाद हम लोग ये समझते हैं कि लोकसभा या फिर स्टेट असेंबली में क्या इम्पैक्ट आता है इसके थ्रू। तो उसमें से पहला है लोकसभा में क्या आता है कि इट लाइफ में एक्सटेंड बाय लॉ फॉर 1 ईयर एट अ टाइम ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो एक्सटेंशन कैन नॉट एक्सीड 6 मंथ आफ्टर द इमरजेंसी एंड। यहाँ पे बोला है कि इमरजेंसी लगा हुआ है, अब इमरजेंसी लगा है तो इलेक्शन थोड़ा ना कराओगे, वहाँ पे इतना ज़्यादा युद्ध चल रहे हैं ना, वार लाइक सिचुएशन है, वहाँ पे हम लोग क्या इलेक्शन तो नहीं कंडक्ट करा पाएंगे लोकसभा का, ठीक है। तो लोकसभा का इलेक्शन ना करा के वो जो एग्जिस्टिंग लोकसभा है उसके टर्म को हम लोग बढ़ा देते हैं 1 साल के लिए, है ना। मे बी एक्सटेंडेड बाई लॉ फॉर 1 ईयर एट ए टाइम ड्यूरिंग द इमरजेंसी, लेकिन इमरजेंसी खत्म हो रहा है उसका 6 मंथ तक यहाँ पे एक्सटेंड नहीं कर सकते, है ना। एक्सटेंशन कैन नॉट एक्सीड 6 मंथ आफ्टर द इमरजेंसी इन, इमरजेंसी इंड हो गया है उसके बाद हम लोग 6 मंथ के बाद हम लोग क्या है उसको एक्सटेंशन नहीं ले सकते, वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। प्लस स्टेट असेंबली का क्या केस है, ओनली पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड असेंबली लाइफ 1 ईयर इच टाइम माइनरिंग लोकसभा एक्सटेंशन। तो यहाँ पे अगर स्टेट असेंबली का बात करोगे तो जो पार्लियामेंट है वही इसको 1 साल के लिए क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, सस्पेंड बोलता हूँ, 1 साल के लिए इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेट असेंबली के रेस्पेक्ट में याद रखोगे। फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है कि फंडामेंटल राइट में क्या इम्पैक्ट आता है, क्योंकि डायरेक्टली हम लोग देखे हैं कि जब नेशनल इमरजेंसी लगता है तो फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर देते हैं, इंक्लूडिंग आर्टिकल 19 जो कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल है फ्रीडम ऑफ स्पीच का। तो इसके रेस्पेक्ट में आर्टिकल 358 ये बात करता है कि सस्पेंड कर देते हैं आर्टिकल 19 को, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है ये।
6 फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 9 के अंदर भी 6 फंडामेंटल राइट हैं, पढ़ें उसको, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। लॉ वायलेटिंग दिस राइट कैन नॉट बी चैलेंज। पहले क्या होता है कि अगर फंडामेंटल राइट को अगर वायलेशन करते हो तो सुप्रीम कोर्ट जाते हो, हाई कोर्ट जाते हो, लेकिन इमरजेंसी टाइम में ये भी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर वायलेट होता है तब भी कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक, क्लियर है। और एक चीज़ और ध्यान देना कि लॉ वायलेटिंग दिस राइट कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट ड्यूरिंग और आफ्टर द इमरजेंसी। अब बोलोगे कि इमरजेंसी के टाइम में हमारा फंडामेंटल राइट वायलेशन हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इमरजेंसी के बाद डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो ये भी नहीं कर सकते, ठीक है। आर्टिकल 19 रिवाइव ऑटोमेटिकली आफ्टर द इमरजेंसी रिव्यू। हाँ, अगर इमरजेंसी इंड हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये रिवाइव हो जाता है, आर्टिकल 90 का प्रोविज़न जो है ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। फिर जो है आर्टिकल 359 ये अदर फंडामेंटल राइट के बारे में डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 358 जो है ये तो यही बोलते हैं कि जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 वो सस्पेंड होगा, लेकिन बाकी और तो फंडामेंटल राइट है, 5 फंडामेंटल राइट और बच गया तो उसको सस्पेंड होगा बोले गए हैं आर्टिकल 359 में। तो अथॉरिटीज़ ऑथराइजेज द प्रेसिडेंट टू सस्पेंड द राइट टू अप्रोच कोर्ट, है ना, अप्रोच कोर्ट फॉर फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। जस्ट अभी बताया हूँ कि वायलेशन होता है तो कोर्ट में नहीं जा सकते। द इन्फोर्समेंट ऑफ स्पेसिफिक राइट इज सस्पेंडेड, द सस्पेंशन में ओवर ऑल और पार्ट ऑफ कंट्री, ये भी हो सकता है। नेशनल इमरजेंसी के टाइम जो भी फंडामेंटल राइट हैं, अदर फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर रहे हो तो या फिर पूरे टेरिटरी में कर सकते हो या फिर कुछ पार्ट में कर सकते हो। और सस्पेंशन ऑर्डर मस्ट बी अप्रूव बाई बोथ हाउस। सस्पेंडर ऑर्डर जो ला रहे हो ये दोनों हाउस से यहाँ पे क्या होना चाहिए, अप्रूव होना चाहिए। ऐसा नहीं मनमाने तरीके से लग रहे हैं, इस पार्ट में लगा देना चाहिए तो लगा रहे हो, इस पार्ट में नहीं लगाना चाहिए नहीं लगा रहे हो, ऐसा नहीं, मनमाने तरीके से कुछ भी नहीं होना है यहाँ पे, क्लियर है। तो ये तो रहा पूरा हर एक डिटेल को, हर एक डायमेंशन को हम लोग कवर किया नेशनल इमरजेंसी के रिस्पेक्ट में। अब जो सेकेंड है वो है प्रेसिडेंट रूल, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी, क्लियर है। स्टेट इमरजेंसी जो कि आर्टिकल है 356। स्टेट इमरजेंसी कौन डिक्लेयर करता है, ये भी प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं। अब कब डिक्लेयर करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, अब देखो। स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट रन अप एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये प्रोविज़न लिखा हुआ है कि स्टेट जो गवर्नमेंट है अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रन नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लो मणिपुर का, है ना, इतना ज़्यादा वायलेंस हो रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी है वो पूरा फेलर हो रहा है, तभी तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल जो है लगा है। तो स्टेट इमरजेंसी यही बोलते हैं। आर्टिकल 355 सेंट्रल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट एंड इंश्योर गवर्नेंस एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 355 जो है यहाँ पे बोले गए हैं कि सेंट्रल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट। अब ये डायरेक्टली जब जो है प्रेसिडेंट रूल लगता है तो अब सेंट्रल के पास अथॉरिटी है, अब सेंट्रल का ड्यूटी है कि उस जो स्टेट है उसको प्रोटेक्ट करोगे, उसका जो गवर्नेंस है, नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप है जो रनिंग में है उसको रनिंग करना है, ठीक है। ये आर्टिकल 355 बोलते हैं। फिर आर्टिकल 356 है कि प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इफ सेटिस्फाई विद और विदाउट द गवर्नर रिपोर्ट, ठीक है। गवर्नर के रिपोर्ट दो या ना दो, या फिर जो है प्रेसिडेंट को सेटिस्फाई लगता है कि यहाँ पे इमरजेंसी लगा देना चाहिए, स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए तो लगा देते हैं, ये बोलते हैं, या फिर ये प्रोविज़न लिखा हुआ है 356 में। फिर आर्टिकल 365 क्या बोलता है कि अप्लाइज इफ़ अ स्टेट फेल टू कंप्लाई विथ सेंट्रल डायरेक्शन। तो इसमें ये भी रूल्स हैं कि अगर सेंट्रल डायरेक्शन जो है उसको स्टेट फेल कर जाता है सेंट्रल डायरेक्शन को अप्लाई करने में, तब भी हम लोग यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं, जो कि आर्टिकल 365 डिटेल में बताते हैं। अप्रूवल का अगर बात करोगे तो सिंपल मेजोरिटी चाहिए लोकसभा में विद इन 2 मंथ, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी यहाँ पे चाहिए होता है बोथ हाउस विद इन 2 मंथ, सर्वाइव 30 डेज फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग। वही चीज़ जैसे कि अगर लोकसभा डिजॉल्व हो गया तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे 30 दिन तक ही सर्वाइव करने वाले हैं, ठीक है। ड्यूरेशन अगर बात करोगे तो पहले 6 महीने के लिए लगाए जाते हैं, उसके बाद एक्सटेंड कर दिए जाते हैं अप टू 3 ईयर्स विद पार्लियामेंट्री अप्रूवल एवरी 6 मंथ। नेशनल इमरजेंसी जब हम लोग पढ़े हैं तो ज़्यादा मैं है जो है क्या क्यों डिटेल में बताया हूँ ताकि ये सब चीज़ समझ आ जाए। यहाँ मैं उतना डिटेल नहीं पढ़ाऊँगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी नेशनल इमरजेंसी में बता चुका हूँ। अब 6 मंथ हो गया, एक्सटेंड कर सकते हैं 3 मंथ, पार्लियामेंट्री अप्रूवल वहाँ पे भी तो पढ़े हैं वही चीज़ को, तो फालतू जो है वीडियो का लेंथ लंबा होगा।
तो देखो जो ड्यूरेशन है वही है कि पहले 6 मंथ के लिए लगा सकते हो, उसके बाद 3 साल तक हुए मैक्सिमम क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन हर 6 महीने यहाँ पे पार्लियामेंट्री का अप्रूवल चाहिए। अब ऐसा है कि डायरेक्टली 3 साल के लिए लगा दे रहे हो, पता चल रहा है कि एक ही साल में प्रेसिडेंट रूल हट गया, तो फिर बाकी 2 साल का क्या करोगे। तो इसके रेस्पेक्ट में क्या है, 6 मंथ का प्रोविज़न लगाए गए हैं। ठीक है। फिर जो 44th अमेंडमेंट है इसमें क्या बोले गए हैं कि एक्सटेंड ओनली इफ नेशनल इमरजेंसी इज इन प्लेस और इलेक्शन कैन नॉट बी हेल्ड ड्यू टू डिफिकल्टी। तो ये 44th अमेंडमेंट यहाँ पे बोले हैं। फिर आते हैं जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट से क्या है कि इम्यूनिटी ग्रांटेड बाई 38 अमेंडमेंट रिमूव किए गए हैं 44 अमेंडमेंट। वही जब 38 अमेंडमेंट पढ़े हैं तो इसमें क्या बोले गए हैं कि नेशनल इमरजेंसी लगा लो या फिर स्टेट इमरजेंसी लगा लो, ये जो है जुडिशरी इसमें कुछ नहीं कर सकते, जुडिशरी उसको चेक भी नहीं कर सकते या फिर उसको रिव्यू भी नहीं कर सकते। लेकिन 44 अमेंडमेंट में क्या किए गए हैं कि जुडिशरी के पास अधिकार है कि अगर जो है इमरजेंसी लगा हुआ है, अगर वो इमरजेंसी अगर सही नहीं है तो स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं, उस इमरजेंसी को रिव्यू कर सकते हैं कि सही किए हैं कि गलत किए हैं इस रेस्पेक्ट से। और इसको रिवोकेशन जो करेंगे वो प्रेसिडेंट के पास है एनी टाइम विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल। ये भी याद रखना, विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल प्रेसिडेंट जो है रिवोकेशन कर सकते हैं। और अभी तक जो फर्स्ट इम्पोज किए गए हैं वो पंजाब में किए गए हैं 1951 में। ठीक है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कंसिडर दिस पावर अ लास्ट रिजॉर्ट, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन अपने टाइम तक या फिर एक मैक्सिमम लिमिट तक क्या हैंडल कर रहे हैं, अगर हैंडल नहीं हो पाता है तो लास्ट रिजॉर्ट क्या होता है, लास्ट रिजॉर्ट मतलब जो है लास्ट अपने पास चांस क्या है, फिर लास्ट सॉल्यूशन क्या है, सेंट्रल। तो सेंट्रल क्या करेंगे, डायरेक्टली स्टेट इमरजेंसी लगा लेंगे और पूरे स्टेट को अपने अंडर में ला लेंगे। तो ये B.R. अम्बेडकर का वर्ड है ये चीज़। फिर अब देखते हैं कि प्रेसिडेंट रूल लग गया, प्रोविज़न समझ लिए कौन लगाता है, लीगल प्रोविज़न समझ लिए। अब इम्पैक्ट क्या आता है, इफेक्ट क्या होता है जब प्रेसिडेंट रूल लगता है, तब ये चीज़ अपने को कवर करना है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर हो जाता है प्रेसिडेंट के पास। पहला, एजम्पशन ऑफ पावर, द प्रेसिडेंट कैन टेक ओवर द फंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड एज्यूम पावर वेस्टेड इन गवर्नर और एनी अदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। जितना पावर एक गवर्नर का होता है या फिर जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का होता है, सब पावर को क्या है प्रेसिडेंट अपने हैंड में ले लेते हैं, प्रेसिडेंट के पावर में आ जाते हैं, डायरेक्टली बोलो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ जाते हैं। फिर लेजिस्लेटिव जो पावर है, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर दैट पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आर बी एक्सरसाइज्ड बाय पार्लियामेंट। तो ये प्रेसिडेंट बोल सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी अलग होता है, वहाँ तो डायरेक्टली सेंट्रल के हाथ में आते हैं, लेकिन जो स्टेट इमरजेंसी लगाओगे तो ये डायरेक्टली प्रेसिडेंट के हाथ में आते हैं। अब प्रेसिडेंट बोल सकते हैं कि जितना भी स्टेट लेजिस्लेचर है, रूल्स एंड रेगुलेशन किसको दे सकते हैं, पार्लियामेंट को बनाने के लिए दे सकते हैं। मैं यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो नेशनल इमरजेंसी लगते हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं, है ना। लेकिन स्टेट इमरजेंसी ऐसा है, वो डायरेक्टली जो होता है वो प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाते हैं। अब प्रेसिडेंट ऑर्डर करेंगे कि जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं पार्लियामेंट, तो यहाँ पे पार्लियामेंट एक्सरसाइज करेंगे। क्लियर है। डायरेक्टली पार्लियामेंट एक्सरसाइज नहीं करेंगे जब तक कि प्रेसिडेंट का ऑर्डर ना मिले। क्लियर। और एक चीज़ याद रखना कि छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना आर दी ओनली स्टेट वेयर द प्रेसिडेंट रूल है, जो है अभी तक जो है यहाँ पे 2 स्टेट बच गए हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा है। फिर डिसमिसल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसके रेस्पेक्ट में क्या है कि द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, स्टेट बिल एंड बजट आर पास्ड बाय पार्लियामेंट। तो इसको डिसमिस कर सकते हैं, कौन कर सकते हैं, प्रेसिडेंट कर सकते हैं। वहाँ का जितना भी स्टेट बिल्स हैं या फिर बजट है, इसको कौन अब पास करने वाले हैं, पार्लियामेंट पास करेंगे, पार्लियामेंट के हाथ में पूरा कंट्रोल आ जाएगा। प्लस जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे कि द एडमिनिस्ट्रेशन इन कैरी आउट बाय द गवर्नर विद द हेल्प फ्रॉम द चीफ सेक्रेटरी ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। तो पहले एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलते थे, चीफ मिनिस्टर अलग होगा, उसका कैबिनेट अलग होंगे, फिर चीफ सेक्रेटरी होगा, उसका एडमिनिस्ट्रेशन अलग होगा, इस तरीके से चलते हैं। लेकिन जब स्टेट इमरजेंसी लग गया है तो डायरेक्टली गवर्नर वहाँ पे कंट्रोल करना स्टार्ट करेंगे, गवर्नर के हिसाब से वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन होगा और गवर्नर भी हेल्प करेंगे। गवर्नर जो है स्टेट को रन करेंगे विद द हेल्प ऑफ चीफ सेक्रेटरी, जो कि बिहाफ में काम करेंगे प्रेसिडेंट के, मतलब डायरेक्टली प्रेसिडेंट जो है गवर्नर के थ्रू जो है स्टेट को रन करेंगे। ये है बेसिक मतलब। ठीक है।
फिर कंटिन्यूटी अगर देखोगे तो लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट कंटिन्यू टू ऑपरेट इवन आफ्टर प्रेसिडेंट रूल। ये भी है कि अगर प्रेसिडेंट रूल अगर इंड हो गया और जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशन बना है तो प्रेसिडेंट रूल के बाद भी, इंड होने के बाद भी ये ऑपरेट रह सकता है, कंटिन्यू रह सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ बोले गए हैं कंटिन्यूटी ऑफ लॉ में, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। फिर असेंबली अगर एक्शन देखोगे तो प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड और डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसको भी डिसॉल्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट। फिर जुडिशियल स्टेटस अगर देखोगे, द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, स्टेटस, पावर एंड फंक्शन ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल। इसको याद रखना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, जो कि डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। जैसे कि हाई कोर्ट हो गया, तो हाई कोर्ट का जितना पावर है ना, उसका रूल्स, उसका एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेटस है, हर चीज़ वहाँ पे बरकरार रहेगा। उसको कुछ यहाँ पे नहीं होने वाला है ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल। स्टेट इमरजेंसी लगता है या फिर प्रेसिडेंट रूल लगता है, तब भी उसका स्टेटस सेम रहने वाला है जैसे कि नॉर्मल केस में रहता है। जुडिशियल रिव्यू समझ आ गया, नेशनल इमरजेंसी भी कवर हो गया, स्टेट इमरजेंसी भी कवर हो गया, हर एक डायमेंशन को कवर कर लिए हैं। अब आते हैं लास्ट में जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 360 डील करता है। और ग्राउंड अगर डिक्लेरेशन का देखोगे तो प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट इज थ्रेटेन। तो इस तरीके से इसको यहाँ पे क्या कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हैं। क्योंकि लगता है कि जिस हिसाब से जो फंड चाहिए गवर्नमेंट को, स्टेट को या फिर सेंट्रल को रन करने के लिए, इंडिया को रन करने के लिए, अगर वही फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ रहा है, वो फंडिंग अपने पास नहीं है, क्रेडिट नहीं है इंडिया के पास, तो इस रेस्पेक्ट में क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी को इम्पोज करते हैं। पार्लियामेंट्री अप्रूवल अगर देखोगे तो रिक्वायर सिंपल मेजोरिटी इन बोथ हाउस विद इन 2 मंथ, 2 मंथ के अंदर यहाँ पे चाहिए, क्या चाहिए, सिंपल मेजोरिटी में। तो ये चीज़ याद रखना कि नेशनल इमरजेंसी में 1 महीने के लिए अंदर, मतलब 1 महीने के अंदर वहाँ पे क्या चाहिए होता है, अप्रूवल चाहिए होता है। बाकी जो स्टेट इमरजेंसी हो गया और फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया, वहाँ पे दोनों में 2 मंथ ही हैं। ठीक है, इफ़ लोकसभा अगर डिसॉल्व होता है तो सेम कॉन्सेप्ट वही है कि 30 दिन के अंदर जो है वो रहने वाला है, सर्वाइव होगा 30 दिन तक। अगर 30 दिन के अंदर लोकसभा आ जाते हैं तब तो ठीक है, वो जो है पास कर देंगे, लेकिन नहीं आता तो फिर राज्यसभा से अप्रूवल होगा ही होगा, क्योंकि राज्यसभा कंटिन्यूइंग चैम्बर है, वो कभी डिसॉल्व नहीं होता, और लोकसभा जो है 5 साल में डिसॉल्व हो जाते हैं, है ना, पता है। और ड्यूरेशन देखोगे अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी को, तो इंडिफिनाइट टाइम तक हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार अप्रूवल होता है तो उसको बढ़ा सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं अनटिल रिवोक, जब तक कि उसको रिवोक ना किया जाए तब तक ये बढ़ते ही जाते हैं। फिर 2 यहाँ पे जजमेंट हैं इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट होते हैं, जैसे कि एक होता है 38 अमेंडमेंट, हर जो इमरजेंसी पढ़े उसमें आ रहा है, और एक होता है 48 अमेंडमेंट। 38 अमेंडमेंट ने सब में यही बोला है कि जुडिशियल रिव्यू से इम्यून होगा, जुडिशियल रिव्यू कोई अधिकार नहीं है किसके पास, जुडिशरी के पास, कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सके। लेकिन अमेंडमेंट जो 44 अमेंडमेंट हुआ है उसको क्या करते हैं, रिस्टोर ही करते जा रहे हैं। तो इसको याद रखना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। ठीक है, 38 में उसको डिलीट कर रहे हैं, 48 में उसको रिस्टोर कर रहे हैं, बस यही चीज़ चल रहा है इसमें। ठीक है, रिवोकेशन जो है प्रेसिडेंट ही करने वाले हैं विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल। और इम्पोजिशन अगर बात करोगे तो अभी तक कोई जो है नेशनल बोलता हूँ, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक ऐसा स्थिति नहीं आया है ना। एक समय जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन ऐसा केस नहीं हुआ कि वह डायरेक्टली फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दो। क्लियर। फिर अब देखते हैं इम्पैक्ट क्या होगा, इफेक्ट क्या होने वाले हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो सबसे पहले होगा कि लीगल बेसिस में क्या इम्पैक्ट आएगा। आर्टिकल 360 इज मॉडल आफ्टर द नेशनल रिकवरी एक्ट ऑफ यूएसए, वहाँ से लिए गए हैं लीगल बेसिस को। हिस्टोरिकल नोट वही बोले हैं कि इंडिया का अभी तक जो है नेशनल इमरजेंसी जो या फिर फाइनेंशियल नेशनल इमरजेंसी तो 3 बार लग चुका है, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगा है। डिस्पाइट जो है 1991 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था इंडिया के पास, तो फाइनेंशियल क्राइसिस आया तभी तो वहीं से एलपीजी रिफॉर्म आए, है ना। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कब आया, 1991 में ही तो आया जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तब। लेकिन जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज नहीं किए गए थे उस समय भी। फिर सेंट्रल अथॉरिटी का देखोगे तो द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इंस्ट्रक्ट स्टेट टू फॉलो स्पेसिफिक फाइनेंशियल प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड, या फिर सीधी से मतलब यही है कि जो सेंट्रल का जो रेवेन्यू है या फिर जो सेंट्रल अथॉरिटी है डायरेक्टली कंट्रोल में आ जाते हैं रेवेन्यू मैटर से। स्पेसिफाइड फाइनेंशियल प्रॉपर्टी जितना भी होता है वो सब किसके अंदर में आते हैं, सेंट्रल अथॉरिटी के अंडर में
आ जाते हैं। प्लस यहाँ पे जो प्रेसिडेंट पावर ये क्या रहता है, सैलरी को रिडक्स कर सकते हैं, डिडक्शन कर सकते हैं सैलरी को, है ना, इंक्लूडिंग द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है। यहाँ तक भी हम लोग यहाँ जो यूनियन एम्प्लॉय हो गया, स्टेट एम्प्लॉय हो गया, इसका सैलरी को यहाँ पर रिडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो रहा है। एक तो अलग से जो है इंडिया के पास क्रेडिट नहीं है, और क्रेडिट होने के बाद इसको क्या पूरा सैलरी देना, ये क्या है थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है, तो इसको रिडक्शन यहाँ पे बोले गए हैं। प्लस रिजर्वेशन ऑफ बिल, द प्रेसिडेंट कैन रिजर्व मनी बिल एंड द अदर फाइनेंशियल बिल फॉर कंसिडरेशन आफ्टर दे आर पास बाई स्टेट लेजिस्लेचर, तो इसको क्या कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं, उसमें कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। सपोज करोगे कोई स्टेट जो है इमरजेंसी लगा हुआ है ना, फाइनेंशियल इमरजेंसी, और कुछ मनी का क्या कर रहे हैं, ग्रांट कर रहे हैं कि इतना मनी दे दो करके मांग रहे हैं, है ना, तो इस रेस्पेक्ट में क्या है उसको रिजर्व कर सकते हैं। एक तो पहले से इंडिया के पास मनी नहीं है और ये स्टेट क्या है और मनी मांग रहे हैं, है ना, ग्रांट में मनी मांग रहे हैं, तो इसको रिजर्व कर सकते हैं। क्लियर है, इतना समझ आ गया। तो ये इस रेस्पेक्ट से क्या किए, पूरा नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, प्लस ये जो है प्रेसिडेंट रूल, स्टेट इमरजेंसी, पूरे को डिटेल में समझें कि किस तरीके से क्या है, कैसा इम्पैक्ट है, कॉन्सिक्वेंसेज हैं। क्लियर। अब ये जो है शॉर्ट में लिखा हुआ है, शॉर्ट मतलब एक जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिससे माइंड में क्लिक हो जाए, तो ये पूरा तीनों लिखा हुआ है, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसको एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पास रख सकते हो, लेकिन डिटेल में तो मैं पूरा बता दिया हूँ। क्लियर है, तो इस तरीके से पूरा कवर किए। कोई भी डाउट है व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, और ये टेलीग्राम चैनल पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जो कि PDF यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। क्लियर है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।